Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some basic concept related to Python programming. In our previous video we already see how we can execute programs using Python programming in our Android mobile phone, and there is an application called Py.ty by which we can easily execute our Python program. So you can also use this application. Name of the application I will repeat it again, Py.ty. So let's start. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स की। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको थोड़ा बहुत समझाया था पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाया था ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम को, बेसिक समझाए थे। और आज हम आज इसका डिस्कशन करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन में पाइथन कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स की। जहाँ तक कीवर्ड्स की बात है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड टू पाइथन इंटरप्रेटर, जिसका मीनिंग ऑलरेडी पता है पाइथन को कि जब कभी भी ये वर्ड एनकाउंटर होंगे प्रोग्राम में तो उसके लिए पहले से इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बिहेव करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड्स बोला जाता है जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, या हम कह सकते हैं कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, और हम इनको यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। देखिए, मैथ में भी जब आप किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो उसमें आप वेरिएबल के नेम लिखते हो अपनी तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपने लिखा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर रेट है, टी टाइम है, और एस आई सिंपल इंटरेस्ट है। ये कैसे पता चला? ये नेम आपने दिए, आप कुछ और भी दे सकते थे, ठीक है। तो ये नेम आपने दिए हैं, तो इसके थ्रू इसको वेरिएबल नेम, वेरिएबल बोलते हैं। उसकी वैल्यू जो भी आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में रखी जाएगी वैल्यू, और फिर आंसर आपका निकलेगा। तो कीवर्ड्स के बारे में ये मैं बताना आपको सिर्फ ये चाह रहा था कि कीवर्ड्स को कभी भी आप वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। तो पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल नेम की तरह या फंक्शन नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन प्री डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करते हैं, कुछ जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। कुछ फंक्शंस को हम अपनी तरह से बना भी सकते हैं, जिसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, और ये एक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन जब हम बनाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम कोई अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन अपनी तरफ से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ भी हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन के लिए, और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन पाइथन कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। पाइथन में कीवर्ड केस सेंसिटिव होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। देखिए, केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि मैक्सिमम जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सिर्फ 3 कीवर्ड ऐसे हैं, ट्रू, फॉल्स और नन। ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। बाकी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सभी आपके, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी कीवर्ड्स आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। तो अब चूंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं उसको बात पर आने से पहले कि टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं। तो ये कीवर्ड्स की लिस्ट है, इसको देख लीजिए आप, ठीक है। फॉल्स है, वेट है, एल्स है, इम्पोर्ट है, पास है, नन है, ब्रेक है, एक्सेप्ट है, इन है, रेस, टू, केस, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, एंड, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एज, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइट, वाइल, एसर्ट, दी, डेल, ग्लोबल, नॉट और विद। तो ये कीवर्ड्स हैं, टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है। ज़्यादातर जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ पता भी होगा उनमें से, हो सकता है। इफ़, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, पास, ठीक है, इंट, फ्लोट, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड हो गए। अब इसमें ट्रू, फॉल्स और नन, ये जो कीवर्ड है ना, इनको अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी किसी भी कीवर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स में है, कम्प्लीटली स्मॉल लेटर्स में। तो पाइथन 3.7 में 33 कीवर्ड्स हैं। अगर आप पाइथन 3.7 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें 33 कीवर्ड्स मिलेंगे, और ये टाइम के साथ बढ़ते घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ये घट तो नहीं रहेंगे, बढ़ते ही रहते हैं ये।
ठीक है। जैसे जैसे इसके एडवांस वर्जन आएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ और एक आध और कीवर्ड देखने को मिले आपको, लेकिन पाइथन 3.7 में आपके 33 कीवर्ड्स हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात ये थी, मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा था आपको, कि चूँकि ये केस सेंसिटिव है और जैसे मैंने बताया पाइथन को एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। तो अगर कोई आपका कीवर्ड है, सपोज फॉर है कीवर्ड एक, ठीक है, तो ये फॉर कीवर्ड है जिसमें एफ, ओ और आर ये स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। लेकिन अगर आप एफ को कैपिटल में लिख देंगे या तीनों को कैपिटल लेटर में लिख देंगे और फिर उसे आप वेरिएबल नेम की तरह यूज़ करेंगे तो वो एक वेरिएबल माना जाएगा। जनरली हम करते नहीं हैं, हमें करना भी नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, लेकिन वो एक वेरिएबल नेम माना जाएगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन में स्मॉल लेटर्स में अगर फॉर लिखा हुआ तो वो इसके लिए कीवर्ड है, कैपिटल में लिखा हुआ तो वो इसके लिए कीवर्ड नहीं है, उसको आप एज ए वेरिएबल नेम ले सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे है पाइथन आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स से मतलब है कि दैट आइडेंटिफाई समथिंग, और समथिंग की बात करें तो दैट आइडेंटिफाई क्लास, फंक्शन और वेरिएबल नेम। ठीक है, क्लास और फंक्शन के बारे में मैंने आपको अभी बताया, क्लास के बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ और इसको ऐसे समझिए कि आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल नेम, क्लास नेम या फंक्शन की नेम जिसके जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्रोग्राम में, जिसके नेम हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उनको पाइथन आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो हम जनरली वेरिएबल के नेम डिसाइड करते हैं, हम जनरली फंक्शन के नेम डिसाइड करते हैं, हम जनरली क्लास का नेम डिसाइड करते हैं। तो ये जो आप हैं यहाँ पर इनको आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी आपको मेन फोकस रखना है वेरिएबल पर, फंक्शन और क्लास पर नहीं रखना। तो सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो वेरिएबल नेम आप दे रहे हैं वो आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, आपके दैट आइडेंटिफाई समथिंग। जैसे आपका एक नेम है, तो जब उस नेम से आपको कॉल किया जाता है तो आप रेस्पॉन्स देते हैं, इट मीन्स योर नेम आइडेंटिफाई यू, आपकी पहचान आपके नेम से है। उसी तरीके से प्रोग्राम में हम डिफरेंट वेरिएबल के नेम देते हैं, डिफरेंट फंक्शंस के नेम देते हैं, क्लास के नेम देते हैं और उसके थ्रू उनको यूज़ करते हैं, तो ये आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। तो इसमें जो हम नेम देते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इनवैलिड नेम माना जाएगा। जैसे identifiers can be combination of letter in lower case a to z or upper case capital A to Z or digits 0 to 9 or an underscore. Names like my class, comma, where underscore 1 and print underscore this is underscore 2 underscore screen all are valid example. तो देखिए, अब जब आप वेरिएबल नेम बनाएं तो यहाँ पर जो पहली बात है वो ये है, एक मिनट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द आइडेंटिफायर्स, कि आप जो भी नेम ले रहे हैं उसमें आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, नंबर 0 से 9 और सिर्फ एक स्पेशल सिंबल और एक करेक्टर, ओनली वन करेक्ट स्पेशल सिंबल दैट इज़ अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। तो सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनाइए। इसके अलावा आप कुछ और लेते हैं, जैसे आपने डॉलर साइन ले लिया या कोई और सिंबल ले लिया तो फिर वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आप नेम बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि माई क्लास, क्या ये नेम ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। इसमें स्मॉल लेटर्स भी आ रहे हैं, कैपिटल लेटर्स भी आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नंबर ले सकते थे, हमने नहीं लिया। अंडरस्कोर ले सकते थे, हमने नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो जो आप ले सकते थे आपने नहीं लिया, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि जो अलाउ नहीं है उसको आप नहीं ले सकते। ठीक, माई क्लास एक आइडेंटिफायर का नेम है। वेयर अंडरस्कोर 1, ठीक है, इसमें VAR तीनों स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, अंडरस्कोर का साइन भी आ रहा है, कोई कैपिटल लेटर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी रूल का वायलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि कहा यह गया है कि आप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर और अंडरस्कोर को लेके वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो हम इस केस में कर भी रहे हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट एक वेरिएबल में प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर स्क्रीन, ये भी आपका एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, वन वेरिएबल इज इनवैलिड बट वेरिएबल 1 इज़ अ वैलिड नेम। तो आइडेंटिफायर कभी भी एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। डिजिट को हम यूज़ तो कर रहे हैं बट डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस केस में आपने देखा हो, मैंने लिखा था वेयर अंडरस्कोर 1,
तो उसमें 1 लिखा था, 1 बाद में आ रहा था, इन बिटवीन कहीं भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। स्टार्ट हमेशा वेरिएबल नेम किसी अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रूल है। सो एन आइडेंटिफाई कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, 1 वेरिएबल इज़ इनवैलिड बट वेरिएबल 1 इज़ अ वैलिड नेम। तो 1 वेरिएबल 1 एक वैलिड नेम होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर कि आप सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर, और किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। उसको भी आप यूज़ करना चाहो तो उसके भी कोई बाउंडेशन नहीं कि यूज़ ही करना है आपको। लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे वेरिएबल नेम काफ़ी बड़ा होता है, तो हम सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि थर्ड स्टेटमेंट में दिया, थर्ड वेरिएबल नेम में जो प्रीवियस केस में था, पॉइंट नंबर 1 में प्रिंट अंडरस्कोर दिस अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर स्क्रीन, इस तरीके से लिखा गया है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा हम करते हैं जनरली। वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर का साइन यूज़ करते हैं, बाकी आप अंडरस्कोर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स तो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स हैं, और ये मैंने जब कीवर्ड्स पढ़ाया था तभी आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कीवर्ड्स हैं वो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। जो मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है उसका मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हम जानते हैं। और चूँकि केस सेंसिटिव होने की वजह से स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में जो लिखा गया है, चाहे एक ही वर्ड हो, उसका मीनिंग अलग अलग माना जाता है। जैसे ग्लोबल एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं वेरिएबल नेम नहीं ले सकता, लेकिन ग्लोबल में अगर मैं जी को कैपिटल कर दूँ या कम्प्लीटली ग्लोबल को मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूँ, तो फिर वो एक वेरिएबल नेम माना जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबल एक कीवर्ड है जिसमें सभी GOLOBAL स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर यही कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होता है, इनमें से कोई एक लेटर भी कैपिटल में लिखा हुआ होता, तो वो फिर आपका एक वेरिएबल नेम माना जा सकता था। जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं वेरिएबल नेम लेते समय इस तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न होता है हमारे लिए खुद के लिए। लेकिन जहाँ तक एरर की बात है पाइथन में, तो एरर नहीं आएगी आपको अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जैसा हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि मैक्सिमम जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सिर्फ 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो स्मॉल लेटर्स में है। एक है जो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं ज़्यादातर कीवर्ड्स 3 ही ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर्स में हैं, जिसमें भी सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पर किस में कुछ नहीं लिखा जाता। वो है ट्रू जिसमें टी कैपिटल बनता है, एक है फॉल्स जिसमें एफ कैपिटल बनता है, और एक है नन जिसमें एन कैपिटल लेटर्स में होता है। बाकी इनमें से कोई भी आपका कीवर्ड ऐसा नहीं है जो अपर केस लेटर में लिखा जाता हो। ये लिखा भी आई थिंक टू रिमेंबर, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दिस मीन्स वेरिएबल एंड वेरिएबल are not the same. Always give the identifiers a name that makes sense. While c is equal to 10 is a valid name, writing count is equal to 10 would make more sense, and it would be easier to figure out what it represents when you look at your code after a long gap. देखिए मेन बात यह है कि जैसे वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल नेम भी ऐसा होना चाहिए कि जो जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे आपने लिखा c इज इक्वल टू 10 लिया सपोज, तो c इज इक्वल टू 10 से क्या आइडिया हो रहा है, एक वेरिएबल की वैल्यू 10 है। अब वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं पता आपको, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वो सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, वो रेडियस हो सकती है, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये कुछ आइडिया दे रहा है कि आप इसमें कुछ वैल्यू को काउंट करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल नेम ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो हमें कोशिश हमेशा हमारी ऐसी रहनी चाहिए। लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि हम जो वेरिएबल लें तो उसमें कुछ इस तरीके से वेरिएबल नेम लें कि जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें, ताकि समझने में पढ़ने में आसानी हो हमको। और नेम हमेशा छोटा लेना चाहिए, बड़ा नेम कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा नेम होगा उतनी ज़्यादा बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा, और हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर वो एरर दिखाए। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और थी जो यहाँ नहीं लिखी हुई, और वो ये कि लेंथ कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की। जहाँ तक पाइथन वेरिएबल की बात है, तो लेंथ का कोई फिक्स साइज़ नहीं है, आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं इसमें, तो लेंथ डजेंट मैटर, कितना भी बड़ा नेम ले सकते हैं। लेकिन हम लेते नहीं हैं, जनरली लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी आप साइज़ लेंगे तो पहले मेमोरी में स्पेस ज़्यादा लेगा, टाइप ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, और बार बार टाइप करने में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो राइटिंग मिस्टेक होगी, तो फिर उसका इम्पैक्ट आपका प्रोग्राम पर पड़ेगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो हम लेते नहीं हैं, जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन पाइथन की तरफ से फ्रीडम है कि आप नेम कितना ही बड़ा ले सकते हैं, तो उसमें साइज़ नहीं होता, कोई फिक्स साइज़ नहीं है इसका।
बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की। तो अभी आई थिंक आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और आज हम ऑपरेटर्स भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। ऑपरेटर्स में देखिए, जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर ही आते हैं। तो पाइथन में भी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, मैथ में भी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो अर्थमेटिक और ज़्यादातर वही ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। आप देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आते हैं आपके। ये ऑपरेटर्स में आप देखिए, जैसे 1 मिनट, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लस हम मैथ में भी यूज़ करते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए, पाइथन में भी यूज़ करते हैं। तो पाइथन और मैथ में दोनों में ही सेम ऑपरेटर यूज़ होता है। माइनस भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, पाइथन में भी यूज़ होता है, मैथ में भी सेम यूज़ होता है। मल्टीप्लाई थोड़ा सा अलग है। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में हम डॉट यूज़ करते हैं, क्रॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ एक बात और बता दूँ कि वो आगे वैसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ बता देते हैं आपको। मैथ में हम बोर्ड मास रूल यूज़ करते हैं। जब डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, पहले हमको क्या सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास रूल आपका मैथ में भी अप्लाई होता है और पाइथन में भी अप्लाई होता है। ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल तो ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का साइन यूज़ होता है। मैथ में हम डॉट या क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं शो करने के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो आपको एस्टेरिस्क का साइन यूज़ करना है। एस्टेरिस्क का साइन का मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए, फिर डिवाइड करने के लिए स्लैश यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये डिवाइड करेगा, और इसकी खास बात ये है कि जो आंसर होगा वो हमेशा फ्लोट वैल्यू होगी। फ्लोट का मतलब है आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा ऑलवेज। अगर आप 4 को 4/2 भी लिखते हैं तो उसका आंसर 2.0 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो जब कभी भी हम स्लैश ये साइन यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब डिवाइड करना होता है, और आंसर हमेशा एक फ्लोट वैल्यू आती है, डेसिमल में आएगा आंसर, चाहे आप डिवाइड इंटीजर नंबर्स का ही क्यों ना कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना अभी कि 4/2 लिखेंगे तो आंसर 2.0 आएगा, और अगर 5/2 करेंगे तो 2.5 आएगा ही आएगा, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन नंबर इंटीजर्स भी हों और कम्प्लीटली डिवाइड भी हो रहा हो तभी उसमें पॉइंट्स में ही आंसर आएगा। जैसे 4/2 अगर हम लिखें तो आंसर 2.0 आएगा। तो ये डिवीज़न था। नेक्स्ट एक ऑपरेटर और यूज़ होता है जो मैथमेटिक्स में तो यूज़ नहीं होता लेकिन यहाँ यूज़ होता है, इसको मॉडुलो डिवीज़न बोलते हैं। अब ये आपका रिमाइंडर शो करता है, क्लियर। तो जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हम लिखें 5 मॉडुलो डिवीज़न 2 लिखें, डिवाइड नहीं करें, मॉडुलो डिवीज़न ले रहे हैं, 5 मॉडुलो डिवीज़न 2 लिखें तो आंसर आएगा आपका 1, क्योंकि जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो जो रिमाइंडर होता है वही आपका आंसर होता है इसमें मॉडुलो डिवीज़न में। परसेंटेज के साइन के साथ इसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ परसेंटेज नहीं निकालें, यहाँ मॉडुलो डिवीज़न होता है, इसको याद रखिएगा। ये मैथमेटिक्स में इसलिए यूज़ नहीं होता, पाइथन में यूज़ होता है आपका। और ये आपका रिमाइंडर शो करता है। फ्लोट डिवीज़न की बात करें, एक और डिवीज़न होता है, थर्ड टाइप का डिवीज़न फ्लोट डिवीज़न, ये डबल स्लैश है, ठीक है। तो ये डिवीज़न की तरह ही होता है, लेकिन आंसर इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आती है, हमेशा एक होल नंबर आएगा आपका। जैसे आपने 5/2 लिखा तो आंसर 2.5 नहीं आएगा, आंसर सिर्फ 2 आएगा। तो आंसर सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है ये आपका, ठीक है। डेसिमल के बाद चाहे वैल्यू कुछ भी है, 0.99 भी क्यों नहीं है, तो राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं कि राउंड ऑफ कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट ही आंसर आएगा इसका। तो 5/2 लिखेंगे तो आंसर 2.5 ना आके 2 आएगा। हाँ, हम सिंगल स्लैश लिखते डिवीज़न करते तो 2.5 आता, अगर हम डबल स्लैश करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और ये आंसर हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यू में रिटर्न करता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पावर की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें, तो इसमें डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ होता है ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। आप इससे पावर निकाल सकते हैं। जैसे 2 पावर 3 लिखना है तो मैं लिखूँगा 2 डबल एस्टेरिस्क 3, तो इट मीन्स 2 पावर 3, इट मीन्स आंसर 8 आएगा। तो यहाँ पर भी याद रखिए सिंगल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज़ किया जाता है पावर कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर हो गया। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम देखते हैं, समझते हैं। उसमें एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन है, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको, जो मैंने कल भी बताया था आपको, और आगे हम इसे पढ़ेंगे भी, कि असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो राइट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो रही है।
लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमेशा एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो तो ये आपके राइट हैंड साइड में की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता। तो जब मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स की फॉर्म में x=5, तो पाइथन में इसका मतलब होता है 15 इज असाइन टू x। इसी तरीके से जब आपने लिखा y=4, तो इट मीन्स 4 इज असाइन टू y। तो आपने x की वैल्यू 15 दे दी, y की वैल्यू 4 दे दी, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें x और y की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स में मैसेज लिख दीजिए। अगर आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है या कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल उस एक्सप्रेशन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दीजिए या उस वेरिएबल को लिख दीजिए। उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। आपको दोनों को प्रिंट कराना है, मैसेज के साथ आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैसेज और वेरिएबल की को आप या एक्सप्रेशन को आप कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। जैसा कि इस केस में मैं x और y की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ मैसेज के साथ, तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और सिंगल कोट्स या डबल कोट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा सिंगल कोट्स में x+y=, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और फिर कॉमा लगा के वेरिएबल जो मुझे प्रिंट कराना है वो लिख दिया मैंने इसमें x+y, तो x+y की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इस केस में x+y कैलकुलेट होगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई सिंगल वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर प्रिंट में हम एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x+y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, इट मीन्स 15 पर 4 ऐड होगा 19। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर तो 19 आंसर आएगा आपका। इसी तरीके से अगर आपको x-y प्रिंट कराना है तो सब कुछ सेम ही रहेगा, प्रिंट स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगा, लेकिन आप इस बार लिखेंगे प्रिंट और सिंगल कोट्स में अंदर x-y, ठीक है, इक्वल टू कॉमा लगा के x-y, तो x और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप x*y लिखेंगे सिंगल कोट्स में, कॉमा लगा के x*y लिखेंगे तो x और y की वैल्यू का मल्टीप्लाई आ जाएगा मैसेज के साथ। आप डिवाइड करना चाहते हैं तो x/y लिखिए, ठीक है, और कॉमा लगा के x/y लिखेंगे तो डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी जो 3.75 आ रही है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आंसर 3.75 आ रहा है, एक फ्लोट वैल्यू आ रही है, डेसिमल आ रहा है जिसमें, ठीक है। लेकिन जब इसको आप फ्लोर डिवीज़न लेंगे, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने लिया फ्लोर डिवीज़न, x/y कैलकुलेट किया आपने, तो x की वैल्यू कितनी थी देखते हैं एक मिनट, x की वैल्यू 15 थी, y की वैल्यू 4 थी। तो 15 को 4 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। आंसर तो आना चाहिए था आपका 3.75, लेकिन यहाँ आएगा सिर्फ 3। जैसे मैंने बताया ना कि फ्लोर डिवीज़न में सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न होता है, ये याद रखिएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न होता है, तो आंसर 3 आएगा। और फिर हम एक्सपोनेंट निकालेंगे तो डबल स्टिक का साइन यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर x डबल स्टिक y यूज़ किया गया है तो इसका मतलब होता है x⁻y, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो आंसर आ रहा है 56,625। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे ऑपरेटर्स। यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करनी होंगी, समझनी होंगी। एक तो ये कि एस्टिक का साइन मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, डबल स्टिक का साइन आपके लिए यूज़ होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, स्लैश यूज़ होता है डिवाइड के लिए, और आपका ये डबल स्लैश यूज़ होता है आपका फ्लोर डिवीज़न के लिए जिसमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिएगा जैसे कल मैंने बताया था वैसे ही। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, ये देखिए आंसर आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसमें आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सब ऑपरेटर्स हैं, कुछ तो सेम यूज़ होते हैं जैसे मैथ में यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसका भी प्रोग्राम देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।